हेलो एवरीवन, वेलकम टू री अकेडमी। सो आज हम देखने वाले हैं पार्ट 6 ऑफ लेबर लॉ एमसीक्यू फॉर ईपीएफओ एग्जाम। तो एग्ज़ाम बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है, आप सबको बस प्रैक्टिस करने हैं क्वेश्चन और रिवाइज करने हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने, व्हाट इज़ द इंडिकेटर टू मेजर द इंश्योरेंस डेवलपमेंट इन इंडिया, ठीक है, या इन एनी कंट्री। तो किसी भी कंट्री में इंश्योरेंस सेक्टर में डेवलपमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसे किस इंडिकेटर की मदद से मेजर कर सकते हैं। ऑप्शन ए है इंश्योरेंस डेंसिटी, ऑप्शन बी है इंश्योरेंस पेनिट्रेशन, ऑप्शन सी है इंश्योरेंस पॉलिसीज, या ऑप्शन डी इंश्योरेंस पेनिट्रेशन एंड डेंसिटी। ठीक है, तो ये बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन हुआ, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी इंश्योरेंस पेनिट्रेशन एंड डेंसिटी। तो इन दोनों की मदद से किसी भी कंट्री में इंश्योरेंस के डेवलपमेंट को मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो इंश्योरेंस पेनिट्रेशन का क्या मतलब होता है? देखो, इंश्योरेंस पेनिट्रेशन का मतलब होता है कि टोटल प्रीमियम, एक तरीके का रेशियो बताता है कि टोटल प्रीमियम जितना कलेक्ट हुआ है वो, और जीडीपी, यहाँ पे अमाउंट की बात होती है। ठीक है, तो टोटल प्रीमियम कितना कलेक्ट किया है, रेशो टोटल आपका कितना जीडीपी है, तो इनके रेशियो को बोलते हैं इंश्योरेंस पेनिट्रेशन। और इंश्योरेंस डेंसिटी क्या होता है? तो इंश्योरेंस डेंसिटी में भी यहाँ पे एक रेशियो काम करता है, कौन सा? तो टोटल प्रीमियम कितना हुआ और टोटल पॉपुलेशन। ठीक है, कितना टोटल प्रीमियम है आपके पास कंट्री में और टोटल कितना पॉपुलेशन है, इसके रेशियो को बोलते हैं इंश्योरेंस डेंसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, द एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन कम्स अंडर। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट। आपके सामने ये कॉर्पोरेशन एक्ट भी बन जाता है। तो एम्प्लॉय ESIC comes under option A Ministry of Social Justice and Empowerment, Ministry of Labor and Empowerment, Ministry of Personal, या इर्दाई। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। तो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंडर ESI आपका वर्क करता है। ठीक है, याद रखना है। इर्दाई के ऊपर एक आपको स्पेसिफिक वीडियो मिल जाएगा री अकेडमी पे, तो वो आप ज़रूर देख लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो अभी तक जितने भी वैसे कंटेंट अवेलेबल है इस चैनल पे, सारे के सारे वीडियो, सारे के सारे कंटेंट EPFO एग्ज़ाम के रिगार्डिंग ही है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एग्ज़ाम से पहले आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करके ज़रूर जाना। तो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंडर आपका ESI काम करता है। तो वो ESI क्या है? एक सोशल सिक्योरिटी लेजिस्लेशन है। तो ये आपका अभी के टाइम में सोशल सिक्योरिटी एक्ट के कोड के अंदर आता है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। आर्टिकल की बात की जाए तो आर्टिकल 39 और 41 आपको बताना है क्या है इसमें। तो आर्टिकल 39 और 41 आप कह सकते हो रिलेट करता है यहाँ इस सोशल सिक्योरिटी से। इसके अलावा हर वो फैक्ट्री जहाँ 10 या 10 से ज़्यादा वर्कर है, वो फैक्ट्रीज ESI के अंदर एप्लीकेबल हो जाता है। ठीक है, तो अच्छा, ESI जो है आप लोगों ने जनरली सुना होगा, इसमें आपको गलत नहीं करके आना है। ESI आपने सुना होगा, ESI हॉस्पिटल्स भी होते हैं। ठीक है, वैकेंसीज आती रहती हैं इसकी। ESI हॉस्पिटल्स भी होते हैं जहाँ पे वर्कर है, वर्कर की फैमिली है, उसको मेडिकल बेनिफिट मिलता है। ठीक है, तो मेनली जो मेन इंपॉर्टेंट है बेनिफिट जो है, ऐसे और भी बेनिफिट मिलते हैं, लेकिन जो मेन इंपॉर्टेंट बेनिफिट है वो आपको मिलता है मेडिकल बेनिफिट। ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ पे है, आपसे पूछा जा सकता है, देखो ऐसे हमें पता है कि मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट के अंदर ही मैटरनिटी बेनिफिट मिलता है वुमेंस को, लेकिन अलग अलग और भी 2-3 एक्ट है मैं कहूँगा जहाँ पे मैटरनिटी बेनिफिट मिलता है। तो यहाँ पे एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के अंडर भी मैटरनिटी बेनिफिट मिलता है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। एक और एक्ट है, वो आप सर्च करो, देखो, थोड़ा मेहनत करो, आपको मिलेगा कि उसके अंडर भी आपको मैटरनिटी बेनिफिट मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर अबाउट द थ्योरी ऑफ लेबर वेलफेयर। तो लेबर वेलफेयर के रिगार्डिंग यहाँ पे कौन सी थ्योरी करेक्ट है? ठीक है, स्टेटमेंट 1 है, प्लिकेटिंग रिलेशन थ्योरी कंसिडर्स वर्क एज अ सॉफ्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट एंड हेल्प एन ऑर्गेनाइजेशन टू प्रोजेक्ट इट्स गुड इमेज एंड बिल्ड अप प्रमोट गुड एंड हेल्दी पब्लिक रिलेशन। हेल्दी पब्लिक रिलेशन, देखो यहाँ पे स्टेटमेंट ये गलत जगह पे लिखा हुआ है। ठीक है, वैसे देखते हैं आगे। स्टेटमेंट 2 है, द पब्लिक रिलेशन थ्योरी एडवोकेट्स टाइमली एंड पीरियडिकल एक्ट ऑफ लेबर वेलफेयर टू अपीज द वर्कर। ठीक है, क्या ये जो स्टेटमेंट है कि ये टाइमली एंड पीरियडिकल एक्ट ऑफ लेबर वेलफेयर, ये क्या पब्लिक रिलेशन थ्योरी के अंदर आता है? स्टेटमेंट 3 है, द ट्रस्टीशिप थ्योरी होल्ड्स दैट इंडस्ट्रियलिस्ट
एंड एम्प्लॉयर, चाहे एम्प्लॉयर हो गया, तो वो क्या करता है, होल्ड करता है सारे इंडस्ट्रियल एस्टेट को, प्रॉपर्टी को, प्रॉफिट को इन ट्रस्ट ऑफ वर्कमैन। ठीक है, क्या ये बात सही है? तो इसका जो राइट आंसर बताना है आपको, ऑप्शन ए है 1 and 2 ओनली, 3 ओनली, 1 and 3 ओनली, या 1 ओनली। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। इसका जो राइट आंसर है वो है आपके सामने ऑप्शन बी, 3 ओनली। तो थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है यहाँ पे, थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है यहाँ पे। इसको पैटर्नलिस्टिक थ्योरी भी कहते हैं। ठीक है, इसको पैटर्नलिस्टिक थ्योरी भी कहते हैं। तो ट्रस्टीशिप थ्योरी में होता क्या है, जैसे गांधी जी ने दी है थ्योरी, आपको याद रखना है। तो इस थ्योरी में कहते हैं क्या है कि जो एम्प्लॉयर है वो इंटरेस्ट ऑफ वर्कमैन सारी प्रॉपर्टीज़ को, सारे प्रॉफिट को, इंडस्ट्रियल स्टेट को होल्ड करता है। ठीक है, और सारे जो प्रॉफिट बनता है उसको डिस्ट्रीब्यूट भी करता है एज अ माइनर मान के। ठीक, और इसके अलावा जो ऊपर के 2 स्टेटमेंट है वो यहाँ पे स्वैप किए हुए हैं। इसका आंसर ऊपर वाला होगा। ठीक है, स्टेटमेंट स्वैप है। आप लेबर वेलफेयर की जो थ्योरी है इसके लिए वीडियो है, मैं यहाँ पे पिन कर दूंगा आई बटन पे, आप देख लेना। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, बहुत ही आसान भाषा में सारी थ्योरीज को मैंने यहाँ पे कवर किया, एक बार देख लोगे याद रहेगा। फोर्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द चीफ लेबर कमिश्नर। ठीक है, तो चीफ लेबर कमिश्नर के बारे में जो सेंट्रल लेवल पे है उसके बारे में पूछ रहा है, कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट है। ठीक है, तो इनकरेक्ट याद रखना आपको। स्टेटमेंट 1 है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज सेंट्रल इंडस्ट्रियल रिलेशन मशीनरी। क्या ये इंडस्ट्रियल रिलेशन की एक मशीनरी है रिजॉल्व करने के लिए? ऑप्शन बी है, द ऑर्गेनाइजेशन सेटअप in April 1945 combining the former organization of consolation officer railway supervisor of railway labor board and the labor welfare advisor। क्या ये जो चीफ लेबर कमिश्नर का जो पोस्ट है एक तरीके से, क्या इसे कॉन्सोलेशन ऑफिसर रेलवे वाले और लेबर वेलफेयर एडवाइजर को मर्ज करके बनाया गया 1945 में? थर्ड स्टेटमेंट है, द चीफ लेबर कमिश्नर इज एट न्यू दिल्ली। क्या ये बात सही है? और डी है आपका नन ऑफ दी अबव, मतलब कि ऊपर के सारे स्टेटमेंट आप कह सकते हो करेक्ट है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, नन ऑफ दी अबव। ठीक है, ऑप्शन डी, नन ऑफ दी अबव। तो ऊपर की जो तीनों स्टेटमेंट है ये बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, ये जो चीफ लेबर ऑफ कमिश्नर का जो ऑफिस है, हेड ऑफिस न्यू दिल्ली में, इसके अलावा कलकत्ता वगैरह में भी है, अलग अलग रीजनल ऑफिस भी होते हैं इसके। ठीक है, तो याद रखना है कि काउंसलेशन ऑफिसर और लेबर वेलफेयर ऑफिसर के पोस्ट को, ऑर्गेनाइजेशन को मर्ज करके बनाया गया आपका चीफ लेबर कमिश्नर का ऑफिस। ठीक है, और ये क्या है, सेंट्रल लेवल पे जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट वगैरह होते हैं उसको रिजॉल्व करने का काम करते हैं। आप ये भी याद रखना कि एक अपेक्स बॉडी है और ये हार्मनी क्रिएट करके रखता है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में। और जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है कि ये रॉयल कमीशन ऑन लेबर जो था, ठीक है, उसके रिकमेंडेशन पे इसको बनाया गया था। ठीक है, उसके रिकमेंडेशन में ये भी था कि एक ऐसा ऑफिस बनाओ चीफ लेबर कमिश्नर जैसा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आपके सामने, Which of the following statement is are correct about the employees state insurance scheme? तो फिर से वही क्वेश्चन आ गया है। 2 क्वेश्चन मैंने इसलिए रखे यहाँ पे ताकि दोनों ऑब्जेक्टिव करते करते आपका जो ESI है वो रिवाइज हो जाए, कवर ही हो जाए अच्छे से। तो कुछ पॉइंट्स मैंने पहले बता दिए थे और कुछ पॉइंट्स मैं यहाँ इस क्वेश्चन के थ्रू बताऊंगा आपको। फर्स्ट स्टेटमेंट है, द ESI स्कीम अप्लाइज टू फैक्ट्रीज एंड अदर एस्टेब्लिशमेंट, रोड, ट्रांसपोर्ट, होटल्स, रेस्टोरेंट्स, सिनेमाज, न्यूज़पेपर शॉप एंड एजुकेशनल मेडिकल इंस्टीट्यूशन वेयर 10 और मोर पर्सन आर एम्प्लॉयड। ठीक है, 10 और मोर पर्सन आर एम्प्लॉयड। तो यहाँ पे करेक्ट पूछ रहा है, ये बात भी आपको याद रखनी है। ठीक है, द ESI स्कीम इज फाइनेंस्ड बाय कंट्रीब्यूशन फ्रॉम एम्प्लॉयड एट द एम्प्लॉयड फ्रॉम, सॉरी एम्प्लॉयड नहीं होगा यहाँ पे, एम्प्लॉयर होगा, कर लेना। यहाँ पे कह रहा है यहाँ पे कंट्रीब्यूशन कौन पे करता है, एम्प्लॉयर और गवर्नमेंट पे करता है क्या? ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट पूछ रहा है आपसे ऑप्शन 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ या नाइदर। तो उसका जो राइट आंसर होगा, ये बहुत ही तरीके से कह सकते हो, सिंपल क्वेश्चन था। ESI स्कीम में आपको पता है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करते हैं, तो ये बात आपको याद रखनी है। और कंट्रीब्यूशन कितना होता है, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन होता है अब 0.75% और एम्प्लॉयर का होता है 3.25%, मतलब ओवरऑल 4% का कंट्रीब्यूशन देना होता है। ठीक, और एलिजिबल कौन होता है, तो जहां मैंने बताया था लास्ट क्वेश्चन में कि 10 और 10 से ज़्यादा एम्प्लॉय होंगे, चाहे वो ऑर्गेनाइज्ड में हो चाहे अनऑर्गेनाइज्ड में हो, तो वो एलिजिबल हो जाते हैं। ठीक है, और आपको याद रखना है कि लेटेस्ट जो अमेंडमेंट है कि पहले था कि जिसकी सैलरी 15,000 से कम है
वो एलिजिबल होता है। 10 और 10,000 तो 10 और 10% तो है ही एक कंडीशन, लेकिन जिसकी सैलरी 15,000 कम से कम है वो एप्लीकेबल होता था। अब क्या है, इस लिमिट को बढ़ा दिया गया है, अब 21,000 कर दिया गया है। तो ये चीज़ें भी आपको याद रखनी है, ठीक है। इसके अलावा जैसे कि मैंने बताया कि मैटरनिटी बेनिफिट भी दिया जाता है इसके अंदर। इसके अलावा डिसेबलमेंट बेनिफिट है, फ्यूनरल एक्सपेंस के रूप में भी यहाँ पे खर्च दिया जाता है, रिहेबिलिटेशन फंड भी है इसके अंदर, ठीक है। और अगर कोई पर्सन क्या है कि अनएम्प्लॉयड हो गया है, काम कर रहा था, फिर भी उसको जो है ना ये बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। आप क्या रखना है, फिर भी उसको ये बेनिफिट मिलेगा। इसके अलावा स्टेट इंश्योरेंस कोट है एक, जो आपको याद रखना है कि एम्प्लॉय इंश्योरेंस कोट, एक कोट भी यहाँ पे स्टैब्लिश किया जाएगा। अच्छा, एक चीज़ और है, जैसे यहाँ पे मैंने बताया कि कंट्रीब्यूशन है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का 0.75% टू यहाँ पे एम्प्लॉयर का कितना 3.25%, लेकिन वो एम्प्लॉय जिसकी सैलरी जिसकी पेमेंट 137, ठीक है, 137 रुपये, अब इसी भी चेंज कर दिया गया है, ये भी याद रखना है आपको। अभी जो नेशनल फ्लोर लेवल वेज है उसको 137 से बढ़ा के 160 कर दिया गया है, ठीक है। तो मतलब ये हुआ यहाँ पे कि अब जिसकी सैलरी 160 रुपये से कम है वो वैसा एम्प्लॉय इसमें कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, उसमें टोटली कंट्रीब्यूशन किसका होगा, एम्प्लॉयर का ही होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको रखनी है। दोनों क्वेश्चन की मदद से हमने ना एक तरीके से कह लो कि पूरा का पूरा एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस स्कीम जो है उसको कवर कर लिया। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, वन ओनली। यहाँ पे गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन नहीं है, यहाँ पे एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है, ठीक है। तो ये थे आज के 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके ईपीएफओ एग्जाम के लिए। वीडियो अगर पसंद आई तो आप लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। इस वीडियो की पीडीएफ आपको मिलेगी टेलीग्राम चैनल पे, और इसके आंसर मैंने यहाँ पे प्रोवाइड कर दिए हैं। आप इस वीडियो को देखने के बाद फिर से एक बार ज़रूर से ओपन करके अटैम्प्ट लेना, फिर आपको पक्का तौर से ये आपको याद हो जाएंगे सारे क्वेश्चन, ठीक है। तो ये था इस वीडियो का अंत। तो ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, थैंक यू।